भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। गुड मॉर्निंग ख्याति, क्या हाल है? बस मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस आज तो हम दोनों ही हैं। प्रणय ने छुट्टी मार ली है, घूम फिर रहा है इधर उधर वो। तो आज किस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं? हाँ, आज हम प्रणय को तो मिस करेंगे, लेकिन आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं, हम बात करने वाले। तो पिछली बार हमने विमेंस डे के जैसे हमने बात करी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो महिलाएं शामिल हुई थी उनके बारे में। तो उसमें हमारी उड़ते उड़ते थोड़ी बात भी आ गई थी कि फेमिनिज़म्स की जो वेव्स वगैरह हैं। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना इस पे थोड़ा और डिटेल में हम थोड़ी बातें करें और थोड़ा समझें कि ये सब क्या वेव्स थी। और इस पे हम फेमिनिज़म पे तो बहुत हम बातें करते रहते हैं इन जनरल, मतलब एक डिस्कोर्स में तो बहुत डिबेट्स होती हैं इसके आसपास, बट शायद ऐसे उनको फ्रेमवर्क की तरह हम कम ही इतना डिटेल में जाके समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ वैल्यू है उसके अंदर भी, ताकि हम अलग अलग जो विचार आए हैं हमारे पहले कि लोगों ने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ हम पहुँचे हैं, ये भी समझने, अपने आप में एक वो समझने का विषय है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ख्याति। तो हम लोगों ने कई बार, मैं बोलूंगा थोड़ा सा इकोनॉमिक दृष्टिकोण से हम ज्यादा देखते आए हैं इस चीज को। सोशल से भी हमारा जो महिमा के साथ में एपिसोड था वुमनिंग के ऊपर, वो हमने उस तरह से थोड़ा डिस्कस किया था। लेकिन हम हमेशा विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, औरतें काम कितनी कर रही हैं, वो कितना जरूरी है, इन चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन फेमिनिज्म एज ए टॉपिक और फेमिनिज्म एज ए मूवमेंट किस तरह से इवॉल्व हुई है वगैरह, मतलब मुझे भी उत्सुकता है। पिछली बार तुमने इस बारे में डिस्कस किया था तो मेरे को ही खुद जागरूकता हो रही थी कि भाई ये किस तरह से हुआ है। तो काफी, अभी मुझे ही खुद बहुत कम पता है, तो मुझे सीखने को भी मिलेगा। तो ये अच्छा टॉपिक है ख्याति। शुरू से शुरू करते हैं, कैसे शुरू हुआ ये? हाँ, तो एक तो मैं थोड़ा डिस्क्लेमर बताती हूँ कि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस विषय पे, क्योंकि मैं भी कोई सोशल साइंसेस ऐसे फॉर्मली नहीं पढ़े हैं स्कूल कॉलेज में। तो लेकिन मुझे इंटरेस्ट है इस विषय में, मैं अपने आप को फेमिनिस्ट बुलाती हूँ, तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं इस सब में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ। तो मुझे जिज्ञासा है, और उस जिज्ञासा में से जो मैंने पता किया है, जो मैं समझा है, वो मैं शेयर करूँगी। तो फेमिनिज़म की कहानी कहाँ से शुरू करें? तो अब पहली फेमिनिस्ट महिला कौन सी थी ये तो बोलना बहुत मुश्किल होगा। आई एम श्योर मतलब सदियों से, जब से समाज बना है, तो बहुत सारी महिलाओं ने भी बहुत बड़ा योगदान सब में अलग अलग जगह पे दिया ही था। हमारे यहाँ पे भी जैसे स्कॉलर थी एक गार्गी, जिसकी हमेशा बात होती है। तो ऐसे तो बहुत महिलाएं थी, बट अभी मॉडर्न टाइम्स में पहली फेमिनिस्ट राइटिंग के थ्रू अपनी बात कहने वाली अगर हम किसी महिला को आज एक्नॉलेज करते हैं तो उनका नाम है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ठीक है, अब ये जो महिला थी वो 1792 में मतलब जो ऑलमोस्ट ये एनलाइटमेंट एरा का टाइम है, जहाँ पे वो रूज़ो वगैरह की बातों को वो उनके साथ वो डिबेट कर रही थी। उनके जो बातें थी उनके सामने वो अपने पक्ष रख रही थी। ठीक है, तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटिंग है जो फेमिनिस्ट राइटिंग में सबसे पहला राइटिंग माना जाता है, वो था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। ठीक है, अच्छा। अब हाँ, और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की आपको डिटेल में और पढ़ने की मुझे लगता है ज़रूरत है। मैंने भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, पर मुझे जितना समझ में आया मुझे लगता है कि और ये बहुत इंटरेस्टिंग महिला थी, क्योंकि वो एनलाइटमेंट टाइम के थिंकर्स से वो प्रभावित थी। तो उनकी भाषा बोल रही थी, वो रीजनिंग की भाषा बोल रही थी। उन्होंने पहला अपना एक इम्पॉर्टेंट काम किया था जिसमें उन्होंने एक रिप्लाई किया था। एडमंड बर्क ने कुछ ऐसे लिखा था, उसको रिप्लाई करते हुए उनका पहला एक इम्पॉर्टेंट ऐसे था, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, तो वो पहले वुमन से शुरू नहीं किया था, उन्होंने मैन के बारे में, जिसमें वो बोल रही थी कि अरे तुम जो ये इतनी सारी बातें कर रहे हो, लेकिन ये सब तुम्हारी बातें ऐसे प्रिविलेज्ड मैन और अपर क्लास मैन के प्रिविलेज के आसपास है, तुम कॉमन मैन की बात कहाँ कर रहे हो। वहाँ से वो अपनी बातें शुरू करती है, वहाँ से उनकी डिबेट शुरू होती है। वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लेख लिखने के बाद वो एक और एक लेख लिखती है, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें वो बोलती है कि क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरू कर रही है, वही भाषा बोल रही है, तो बोलती है कि जो रीजनिंग की कैपेसिटी है वो औरतों की और मर्दों से कोई कम नहीं है। वहाँ से वो अपनी आर्ग्यूमेंट शुरू करती है, और उसने
मतलब आज आप, मुझे लगता है बहुत ही टाइमलेस टाइप का वो उनका राइटिंग था कि आज भी हम पढ़ेंगे तो हम उनकी बहुत सारी बातों से अग्री करेंगे या हम उसके साथ वास्ता रखेंगे कि हाँ ये जो कह रही थी तो वो सही है। तो वो आर्ग्यू कर रही थी कि औरतों को भी वैसा ही एजुकेशन मिलना चाहिए जैसे कि लड़कों को मिल रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सब उनकी बातें हो रही थी और वो बोल रही थी कि अगर हमारे सोसाइटी में ये पर्पस है, हर इंसान का पोटेंशियल को आगे बढ़ाया जाए तो वुमेन का पूरा पोटेंशियल तक वो काम कर पाए और अपनी सोसाइटी में ऐड कर पाए, वो तो पूरे सोसाइटी के लिए अच्छा है। तो ये मतलब तो इस प्रकार का ये बहुत ही रीजनिंग बेस्ड उनकी बातें थी। तो और शायद उस समय सबसे ज्यादा मूवमेंट जो रहा होगा, मैं गेस ही कर रहा हूँ और जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड था कि भाई एजुकेशन में हमको पहले हक दो और शायद उसके बाद था कि काम का हक भी दो। पर पहले शायद सबसे पहले था कि भाई पढ़ने का हक तो मिलना चाहिए, क्योंकि मैं कहते कुछ अमीर लोग तो घर पे पढ़ लेते थे, होम ट्यूटरिंग वगैरह होती थी तो घर में पढ़ा लिया बच्चों को, लेकिन उसके अलावा कोई महिलाओं के लिए पढ़ाई का कोई अवसर नहीं था। हाँ, और जो महिलाओं के लिए भी पढ़ाई का अवसर था उसमें भी उनको घरेलू चीज़ें सिखाई जाती थी कि भाई तुम ऐसे रहो वैसे रहो टाइप का। उनको लगता था कि वो घर का डोमेन में ही उनको रहना चाहिए, तो कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे ये सब चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी करनी है, ये सब सिखाई जाती थी तब उस समय में। तो वो उसके अगेंस्ट आर्ग्यू कर रही थी कि तुम इनको भी मैथ्स कढ़ाई सिखाओगे, मतलब हाँ बाकी वो भी, हाँ बिल्कुल। और उस टाइम तक मेरे ख्याल से एडा लवलेस वगैरह जैसे मैथमेटिशियन और भी एक दो हो गई थी, लेकिन अपवाद में। हाँ, घर में कहीं किसी ने गलती से किसी ने सिखा दिया तो फिर वो टैलेंटेड हो गए वन ऑन वन ट्यूटरिंग। सो वैसे ही सारी महिलाएं आ रही थी कि जिनके घर से कुछ मिला था, तो ऐसी कुछ पेंटर्स होंगी जिनके फादर पेंटर थे, तो इसलिए वो एक, क्योंकि उसको घर में सीखने को मिल गया था, तो जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो कर रही थी चीज़ें। फिर तो बट यहाँ से वेव जो बोलते हैं ना, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ऐसे मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी 1850s के आसपास से एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मूवमेंट की तरह बनती है, जहाँ ज़्यादा औरतें बात करना शुरू करती हैं कि हमें पढ़ने का भी मौका दिया जाए और हमें वोटिंग राइट्स भी दी जाए। ये वेस्ट की बात है, ज़्यादातर ये पूरा फ्रेमवर्क वेस्ट के फेमिनिज्म को ध्यान में लेते हुए रखा है। हम थोड़ा इंडिया का भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इंडिया में एकदम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा तो थोड़ा सा टाइमलाइन अलग चल रहा था। पर तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी राइट्स की बात करना शुरू करती है कि हमें प्रॉपर्टी राइट्स भी दीजिए और हमें वोटिंग राइट्स भी दीजिए। तो एक प्रॉपर जो सफरेज मूवमेंट हम सुनते हैं, सफरागेट्स जिनको बोलते हैं, राइट तो वो तो हाँ, और वो तो बहुत ही मतलब दमदार औरतें थी, मतलब लड़ाई झगड़ा बम वम फोड़ लेती थी, राइट। तो क्रांतिकारी टाइप औरतें थी जिन्होंने, तो उसमें दो टाइप की थी। उसमें एक सफराजिस्ट भी थी जो, तो उसमें थोड़ा है, पर वो सफराजेट्स जो आप बोल रहे हैं ना क्रांतिकारी टाइप की, वो एक स्ट्रीम थी, पर वो स्ट्रीम थी जो बहुत वोकल थी और जनरली जैसे दिमाग में पहले वही आती है। और क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को बहुत विजुअली दिखाने की कोशिश की, वो एक अलग प्रकार के कपड़े पहनती थी ताकि वो अपना प्रोपोगंडा के लिए अच्छे से पोस्टर वोस्टर बनाती थी ताकि अपना मैसेज दूर तक पहुंचा पाए, अटेंशन ग्रैब कर पाए। उस ज़माने में तो सोशल मीडिया नहीं था, तो ऐसे ही। तो जैसे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि डर्बी का एक 1913 में एक डर्बी चल रही थी जहाँ पे किंग जॉर्ज का घोड़ा दौड़ने वाला था। तो एक सफरजेट महिला उस घोड़े के बीच में आ जाती है, वो खुद उसमें मर जाती है उस प्रोसेस में। अब वो पता नहीं है कि वो उनका इंटेंशन एग्जैक्टली क्या था, लेकिन वो उसके बाद उससे एक डिबेट बन जाता है कि सफराजेट का जो उनका कॉज है उस पर बहुत स्पॉटलाइट आ जाती है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद। शायद वो उनका फ्लैग वहाँ लगाना चाहती थी, ये सब डिबेट का विषय है। वी डोंट नो कि उनको एक्चुअली क्या, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उस समय, बट ऐसी चीज़ें होती है। पर ये सब होने के बाद उनको मिलता है वहाँ पे वोटिंग राइट्स वगैरह मिलते हैं, ये सब धीरे धीरे ओपन होता है उस समय। और मैं कहूँगा कि उसकी, ठीक है हम बोलते हैं कि ठीक है वो वेस्ट का है, लेकिन उन्होंने इतना लड़के लिया, मेरे को लगता है उसकी वजह से बाकी लोगों के लिए आसान हुआ ना। बिल्कुल है ना। तो जो पहले जो भी करता उनको उतना लड़के लेना पड़ता है। जैसे हिंदुस्तान में बिना लड़ाई झगड़े के हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों को लगा कि ये तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट जो एलिट था, बाकी लोगों हमारी सोसाइटी में तो इतना नहीं था, पर हमने तो ऐसा सवाल भी नहीं पूछा भाई सबको वोटिंग मिलना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे एक इंस्पिरेशन था उन महिलाओं का जिन्होंने ये लड़के ये राइट लिया हुआ था ऑलरेडी इंग्लैंड में।
बिल्कुल। तो ये उन्होंने डिबेट ये सारी लिख के पढ़ के बोल के ये सब से उन्होंने ये पूरा द्वंद्व खेल लिया था, फिर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शुरुआत फेमिनिज्म की मर्दों ने की, मतलब क्योंकि मर्दों के पास पावर थी ना ज़्यादा, तो उनको समझ में आ रहा था कि भाई ये तो हम सतीवती कर रहे हैं, हम अपनी औरतों को पढ़ा नहीं रहे हैं वगैरह, तो उनको जेन्युइनली समझ में आया कि ये तो गलत चीज़ें हैं, तो ठीक करनी चाहिए। तो हमारी शायद फेमिनिस्ट मूवमेंट थोड़ी वहाँ से शुरू हुई, फिर उसमें और औरतें जुड़ गई क्योंकि उनके पास थोड़ा पहले तो शुरू में कुछ तो आना चाहिए ना, तभी तो आप शुरू कर सकते हो। तो फिर सावित्रीबाई फूले आती है जो अपनी पहली स्कूल खोलती है 1948 के आसपास। हमारे यहाँ पे फेमिनिस्ट राइटिंग में ना एक जो सबसे पहली भारत में भारतीय महिला जिनकी फेमिनिस्ट राइटिंग पढ़ने लायक है वो है ताराबाई शिंदे करके एक मराठा महिला थी, ठीक है। तो उन्होंने उनकी जो एक बहुत ही चोटदार एक राइटिंग है जो उन्होंने 1882 में लिखी थी, जिसमें और मराठी में लिखी थी, उसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। सीधा एकदम सीधा और उनका टोन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब वो मोस्टली होम स्कूल थी क्योंकि वो जहाँ रहती थी शायद वहाँ पे उस समय में कोई स्कूल नहीं थे। ये रामचंद्र गुहा की एक किताब में उन्होंने उनकी पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मोस्टली वो शायद होम स्कूल थी और तो वो लिख रही थी और उनकी भाषा एकदम ही डायरेक्ट है, तो एक्चुअली मराठी में है पर उनका टोन मैं बताऊंगी कि उनका टोन किस तरह का है। उनका थोड़ा टोन इस तरह है कि अच्छा तुम मर्दों को लगता है कि हमारे औरतों में तो कोई दिमाग ही नहीं है, पर तुम्हारे पास तो दिमाग बहुत है, तो हमने देख लिया तुमने क्या गुल खिला लिए तुम्हारे दिमाग से। तो उनकी एकदम ही मतलब सरकाज़म से भरी, अब मराठी में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि वो क्या टोन है, बट हाँ तो ये एक उनकी इंटरेस्टिंग राइटिंग है जो किसी ने उठाकर बैन वैन नहीं करी ना वो बुक उस टाइम। हाँ शायद तो नहीं हुई थी, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उसका कैसे रिसीव किया गया था। बहुत सारी जैसे मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट की भी ना ये राइटिंग शुरू में बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया था, मतलब ऐसा नहीं कि उसने लिख दिया तो दुनिया बदल गई। हाँ। तो काफ़ी बार कोई लिख के चला जाता है, फिर और लोग आके पढ़ते हैं, फिर उसको एक्नॉलेज करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये सब भी होता है। उस टाइम पे तो हो सकता है किसी ने हल्के में ले लियो कि कोई बोल रही है तो बोलने दो, ऐसा। हाँ ऐसा भी हो जाता है, हाँ। तो ये है, तो ये सब चीज़ें होती। और हमारे यहाँ पे 1920s में हम कह सकते हैं कि भारत में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट शुरू हुई, जहाँ पे सारी महिलाएं, ये जो लास्ट टाइम प्रणय हमें बता रहे थे ना कि ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, हाँ जहाँ पे सारी महिलाएं इकट्ठा करके वो बात करने की कोशिश करी थी, तो उसमें भी मेन पॉइंट ऑफ व्यू उनका यही था कि एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने ये समझ लिया था एजुकेशन तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हम चाइल्ड मैरिज को नहीं रोकेंगे। तो चाइल्ड मैरिज उनके साथ एक ऑर्गेनिकली वो मुद्दा जुड़ गया, ठीक है। थोड़ा ऑर्गेनिकली वो ये चीज़ें भी काफ़ी कहीं कहीं पे आप उनके स्पीचेस पढ़ो तो ये भी सुनाई देता है कि वो बोलती हैं कि जो लोअर कास्ट का क्वेश्चन है, दलित का क्वेश्चन, ये सब भी जुड़े हुए हैं कि सारे जो क्लासेस का क्वेश्चंस भी फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ है। वो ऐसे एक्नॉलेज करती हैं कि वो उनको अपना कॉमरेड मानती है ये सारी इसमें। पर ऐसे कैसे बेसिकली उन्होंने वो जिसको आजकल हम ऐसे दलित शोषित समाज बोलते हैं, तो उनको लगा कि हम भी शोषित समाज में ही आते हैं, ऐसा उनका मानना हो गया। हाँ कि अगर आप महिला हैं तो भले ही आप प्रिविलेज कास्ट की भी हो या उसकी हो, लेकिन आपका दर्जा तो कमी है, तो वो अपने आप को ज्यादा एसोसिएट बाकी शोषित लोगों से कर रही थी। तो लेकिन इसमें जो शोषित महिलाएं सही में दलित महिला होगी, वो नहीं बोलती थी अरे तुम अपर कास्ट महिला हो के क्या मेरे से कंपेयर कर रही हो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। हाँ वहां तक आपस में नहीं है ऐसा क्या? वहां तक नहीं पहुंचा था। तो शुरू में तो सिर्फ क्योंकि ये तो बस शुरुआत है ना चीजों की, तो सब कुछ फर्स्ट वेव इज मोर ऑफ एन असर्शन कि ठीक है ये चीज़ें चाहिए हमें, ये होनी चाहिए। इतना मैन विमेन का ना वो भी नहीं था एक कि ऐसे झगड़ा भी नहीं था उसके अंदर कि आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट करा था इस चीज़ को कि भाई ठीक है औरतों की अलग टाइप की चीज़ें औरतें काम करेंगी या उनके अलग इंटरेस्ट हैं और पुरुषों के अलग इंटरेस्ट है, एंड दैट इज़ ओके, एंड यू नो बट फिर उसके साथ भी औरतों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। उस टाइप का एक थोड़ा पॉजिटिव नोट था उसके अंदर, ऐसे कुछ ज़्यादा क्लैशेस इतने ज़्यादा तो नहीं दिखाई देते हैं। हाँ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ताना मार दिया ताराबाई शिंदे की तरह, पर लेकिन झगड़ा वगड़ा नहीं है। हाँ इस टाइप का था। ठीक है। और एक्चुअली कि हमको भी जगह दे दो,
rather than कि भाई हमको तुमसे ऊपर जाना है या हम तुमको धक्का मारेंगे या इस तरीके। हाँ तो और इसमें क्योंकि बहुत सारे मैन भी तो फेमिनिस्ट थे, क्योंकि बहुत सारे मैन भी उनके पार्टनर्स थे ना ये कहानी में, फर्स्ट वेव की उसमें, तो उनके लिए बोल रहे थे वो भी, तो इसलिए एक कैमराडरी थी, एक प्रकार की बंधुत्व था ओवरऑल, तो उस प्रकार का एक फ्लेवर था उस फेमिनिज्म का। जो फेमिनिज्म बाद में जो आया, सेकेंड वेव जो आती है फेमिनिज्म की, वो 1960s के आसपास आती है। तो क्या होता है कि ये पहला वेव जहाँ पे दुनिया भर में राइट्स वगैरह मिल रहे थे, वो थोड़ा बाद में बीच में थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, हमारा भी वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, हमारा भी जब फ्रीडम मूवमेंट बन जाता है, उसके बाद जब हमें फ्रीडम मिलती है तो नेशन बिल्डिंग पे ध्यान चला जाता है, तो इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है इस विषय के ऊपर। नहीं, और हमने एक बहुत बड़ा स्टेप तो ले लिया था ना हिंदू मैरिज एक्ट में कि भाई प्रॉपर्टी राइट्स जो बराबर मिलने चाहिए, तो इन चीजों को लेकर मेरे ख्याल से बाहर मास मूवमेंट वगैरह हुए, यहाँ पे सिर्फ एलिट में ही, आदमियों में ही पॉलिटिकल लड़ाई हुई ज्यादा। उसमें मेरे को लगता है औरतें तो बोल ही नहीं रही थी, इधर नेहरू अंबेडकर लड़ाई कर रहे थे कि देना चाहिए, और दूसरी साइड में थोड़े और लोग थे जो कंजर्वेटिव थे कि भाई नहीं देना चाहिए या हमारा स्ट्रक्चर मत गड़बड़ करो। तो प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, और उसके अलावा क्या कहते हैं, एजुकेशन का, वोटिंग का, ये सारे जो मेजर राइट्स थे हमने 50s में दे दिए। तो 50s एक्चुअली बहुत बड़ा टाइम है, लेकिन वो बिना एक एक्सप्लिसिट फेमिनिस्ट मूवमेंट के हिंदुस्तान में ये काम हो गया। हाँ, और एक्चुअली उसके पहले का जो भी 1940s में भी जो आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, तो विमेन जो महिलाएं थी उस समय की, वो बोल रही थी कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए सीटों का, पार्लियामेंट में भी, ये लोकल बॉडीज में भी नहीं मांग रही थी, क्योंकि वो बोलती हम प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं ना कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तो दोनों, तो हम उस प्रिंसिपल के ऊपर हम, और वो शायद वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब ये खुल जाएगा, हमें अपनी फ्रीडम मिल जाएगी, तो नेचुरली औरतें और आ जाएंगी पॉलिटिक्स में और उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ये उनकी आशा होगी शायद, इसलिए वो उस तरह से बोल रही थी। तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो वेस्ट में आता है, वो थोड़ा ज़्यादा, जिसको हम सब लोग ब्रा बर्निंग फेज ऑफ फेमिनिज्म बोलते हैं, राइट, मोर कॉस्टिक एंड मोर रेडिकल वे ऑफ फेमिनिज्म, राइट, जिसमें बेसिकली क्या होता है, तब तक वो बहुत सारी महिलाएं एजुकेटेड हो चुकी थी, पर वो अभी भी घरों में ही थी, उनको फिर भी ये उनकी घर की जिम्मेदारी से उनको मुक्ति नहीं मिली थी। तो एक प्रकार का रिबेलियन था कि ये समाज की जो स्ट्रक्चर ऐसी है कि तुमने हमें पढ़ा तो दिया, हम ये सब कर पा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बंधे हुए क्यों हैं, तो उसको हमें तोड़ना है। तो ये तो सोशल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उस पर बहुत सारी बात आ जाती है, और वो जो सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करने के बारे में आ जाती है। तो तभी ये, मतलब जैसे कोई अमेरिका का ब्यूटी पेजेंट हो रहा था, तो वहाँ पे फेमिनिस्ट महिलाएं जाती हैं और वो बोलती हैं कि ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिफिकेशन है महिलाओं का, कि तुम हमें इसी इमेज में बांध के रख रहे हो। तो ऐसे वहाँ पे फिर जो चीज़ें उनको लगती है कि ये महिलाओं को दबा रही है लाइफ में, उसको मतलब जलाती है वगैरह, उसको जाकर के अपोज करती हैं। इसमें ना थोड़ा तुमने ये वाली बड़ी एक अच्छी बात करी, जो घर में काम रखने को बांधने वाली चीज है। इसमें एक और वो रहे नहीं, पर वो डेटा साइड में बहुत, रोजनबर्ग मेरे ख्याल से उनका ना, तो उन्होंने जैसे बोला था कि वॉशिंग मशीन के आने से कितना फर्क पड़ा था। कि एक वॉशिंग मशीन ने औरतों को मुक्त कर दिया था, वरना कपड़े धोने में ही पूरी जिंदगी निकल, खासकर यूरोप वगैरह में जहाँ पे कपड़े सुखाने वगैरह में बहुत दिक्कत होती है। हिंदुस्तान में हमको नहीं पता चलता है ना, क्योंकि धूप है हमारे यहाँ। तो उनको था कि वॉशिंग मशीन और ड्रायर जैसी चीजों ने, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और जनरल अमीरी होने से औरतों को मुक्ति मिली, पर आदमियों को वो काम लेना नहीं पड़ा। तो एक तरह से टेक्नोलॉजी ने थोड़ी सी इस चीज में मुक्ति दिलाई, जो कि हिंदुस्तान में उस टाइम तक नहीं हुई, क्योंकि हिंदुस्तान में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन और गरीबी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन वेस्ट में वो चीज तब तक हो गई थी कि घर इतने ज्यादा ऑटोमेटेड हो रहे थे कि फाइनली उनको थोड़ी सी घर के कामों से और इन सब से निजात हो रहा था। हाँ, और मिली ही नहीं, पर उन्होंने भी थोड़ा वो पुश भी किया कि और मतलब और मिलना चाहिए मर्दों को भी। मैं इसमें टेक्नोलॉजी का और बोलूंगा, राइट, जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, वो एक और बड़ा टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है जो 60s की, मैं भी अगेन नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन प्रोबेबली टेक्नोलॉजी का हाथ काफी है उस मूवमेंट को और उस दिशा में ले जाने के लिए। रिप्रोडक्टिव राइट्स का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, की औरतों को हक हो अपनी बॉडीज़ पे, उनका हक हो कि वो अपना चॉइस कर पाएँ ये सब चीज़ों में, राइट। तो बहुत जगह पे लीगल नहीं थे, आ भी गए थे अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो मिलना मुश्किल था या तो लीगल नहीं होते थे। तो वो भी उनकी एक फाइट रही कि इसको लीगलाइज करो,
अच्छा। ऐसे, हाँ। ओके। तो वेस्ट में जैसे फ्रांस वगैरह में थोड़ी ज़्यादा थी, उसके आसपास जो रेफरेंसेस मिलते हैं कि फ्रांस में उन्होंने फ़ाइट करनी पड़ी उसके बारे में। आई थिंक यूएस में भी अबॉर्शन वगैरह को नॉर्मलाइज करने के लिए काफ़ी उनको फ़ाइट करनी पड़ी। बहुत लोगों ने आके जैसे बोला कि मैंने अबॉर्शन कराया है वगैरह टाइप का, लोगों ने आके बोलना शुरू किया कि ये नॉर्मल, मतलब ताकि अगर कोई normal कर हो रहे हो जाए। तो आप गिल्टी नहीं हो। आपने जैसे मतलब बहुत लोग उसके पहले करवाते होंगे छुपा के या जो भी करके, बट वो गिल्ट बहुत लेके घूम रहे थे। तो उसमें से उनको लगा कि भाई ठीक है, अभी इफ़ इट इज़ माई चॉइस दैट शुड ऑल्सो बिकम नॉर्मल ओवर देयर। ये एक और फर्क है हिंदुस्तान में कभी भी ये इंटरेस्टिंग वाली चीज है कि इनके खिलाफ हिंदुस्तान में सोसाइटी में कोई पुशबैक नहीं था। क्योंकि ये एक थोड़ी मेरे ख्याल से उनके, क्योंकि क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड है, और समहाउ हिंदुस्तान में इन चीजों का सरकार ने इन चीजों को, एक तो सरकार ने बहुत जल्दी अडॉप्ट किया क्योंकि पॉपुलेशन को लेकर का था कि हमें पॉपुलेशन को करना चाहिए, लेकिन समाज से उसका इतना ज्यादा पुशबैक नहीं था इस तरीके का कि भाई हमारे मंदिर अपोज कर रहे हैं कुछ, जैसे वहां चर्च अपोज करता है ना, एक बड़ा पावर है। है ना, ये एक फर्क है वेस्टर्न और इंडियन। इसमें अलग अलग जगह की थोड़ी न्यूआंसेस अलग बन जाती हैं। हाँ, तो ऐसे बात आपकी सही है, लेकिन बाद में हमें उसका आता है, हमारे यहाँ पे भी उसका, जैसे हम भी तो फीमेल फिटिसाइड को फिर बाद में हमें लड़ना पड़ता है इसको ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब स्टेट को लड़ना पड़ता है। अलग, हाँ, हमारे यहाँ अलग उसका इम्पैक्ट हुआ कि अबॉर्शन हुए तो उसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड होने लगे, जो कि कम था बहुत पहले, अब बहुत बढ़ गया उसके बाद। हाँ एग्जैक्टली। तो वो भी मतलब एक एंटी फेमिनिस्ट चीज ही हो रही थी ना, जो मतलब वो हमने कोऑप्ट कर लिया उसको, टेक्नोलॉजी को हमने अपने लिए कहीं और, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे उल्टे तरह से अडॉप्ट हो गई। हाँ ठीक है। तो वहाँ पे वो सब चीज़ों के बारे में बात करने लगे थे, और एक प्रकार का ये था कि फेमिनिटी को थोड़ा रिजेक्ट करने लगे कि यार ये फेमिनिज्म, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो व्हाट शुड अ वुमन बी लाइक वगैरह के जो स्टैंडर्ड्स हम पे लगाए जाते हैं, उससे हम दब के रहें तो हम ये मानेंगे नहीं, हम इसको ब्रेक करेंगे, इस टाइप का मतलब थोड़ा उनका वो था, राइट। ये ऐसे हमको ऐसा सुंदर क्यूट बन के नहीं रहना, ये सब क्या पिंक फॉर गर्ल ऐसा सब नहीं होने का। हाँ। तो फिर 90s में ना, लेकिन इसके कुछ एक्सेसेस हो गए कि थोड़ा सा इवन विद इन मतलब और कुछ औरतों को भी लगा कि नहीं ये स्टैंड मुझे नहीं चाहिए, मतलब मेरा शायद स्टैंड कोई अलग हो सकता है। कुछ औरतों को लगा कि बहुत एक्सट्रीम तरीका है, कुछ औरतों को लगा नहीं मुझे अपनी फेमिनिटी नहीं निकालनी, मतलब मैं फेमिनाइन भी रहना चाहती हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग वुमन भी बन सकती हूँ। तो थर्ड वेव में थोड़ी उस जो सेकेंड वेव के एक्सेसेस थे उसको काइंड ऑफ थोड़ा एड्रेस किया गया कि या तो लोग खुद ही मतलब बात करने लगे कि भाई ये भी तो कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि यही एक फॉर्मूला है, कोई दूसरा भी फॉर्मूला हो सकता है ना स्ट्रॉन्ग इंसान बनने का। तो उसमें बहुत सारी लोगों ने बोला कि भाई फेमिनिटी को अपना के भी हम गर्ल पावर बेसिकली, राइट, कि हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर हम उसके बाद भी हम अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इस प्रकार का एक उसका पुशबैक भी आया, और एक पुशबैक आया तो ये कब हुआ चेंज ख्याति, जब मतलब तो एक तरह से एक ये बीच में फेज आया जब औरतों ने ऐसे बोला भाई हम औरत जैसा ही नहीं होना चाहते, है ना। ये मतलब जो ट्रेडिशनल लोगों के दिमाग में था कि भाई औरतें ऐसी होनी चाहिए, तो ऐसा क्यों, हम किसी भी अपनी इमेज में नहीं बंधना चाहते। तो 60s to 80s में ये बात चल रही थी, ये बात चल रही 20 साल लगभग, जहाँ औरतों को ऐसा लगा कि भाई हमें नहीं। तो फिर 80s ऑनवर्ड्स जो है ये चेंज आना शुरू हुआ। अच्छा, हाँ 90s से थोड़ा स्टोरी बदला, जहाँ पे वो स्पाइस गर्ल्स वगैरह वाली जो औरतें आई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमें एकदम मैस्कुलाइन या हमें मर्दों जैसा बन जाना ज़रूरी नहीं है, हम ये भी बन सकते हैं। एक्चुअली भारत में भी जब ये 1980s वाले में आप देखेंगे तो बहुत सारा पहली महिला ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और ये सारी जो चीज़ें जो अपनी जो जेंडर, जो पहले तो हमारे यहाँ पे सब टीचर बन जाते थे, महिलाएं काम करके टीचर बनती थी, उसके बाद उसके बाहर भी चीज़ें बनना शुरू की। तो ये एक ट्रेंड आप देखोगे। फिर 1970s और 80s की मूवीज़ में भी आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग वुमन का एक पोर्ट्रेयल धीरे धीरे बनता है। स्मिता पाटिल और जैसे कि शबाना आज़मी वगैरह की कुछ मूवीज़ वगैरह में वो एक अलग पोर्ट्रेयल दिखाती हैं, जो ट्रेडिशनली हमारी सोसाइटी में जिस तरह से रोल औरतों को दिया जाता था उससे वो थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रही होती है। तो एक प्रकार की एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि ये शायद भारत में भी ये बातें चल रही
थी, नॉट इन दैट मच, मतलब वो इतने ज़्यादा इंटेंसिटी पे नहीं थी कि वो टोटल रिजेक्शन था, बट वो बोल रही थी कि हम कुछ और कभी बन भी ऐसा सकते हैं। पब्लिक मूवमेंट टाइप तो शायद था नहीं ही था, नहीं, तो वो हाँ। पूरा सेकंड वेव मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में शायद किसी एक एलीट में रहा होगा, लेकिन सड़कों पे तो नहीं। हाँ, मतलब इट वाज मोर कि लोग अपनी इंडिविजुअल बातों से वो अपनी बात कहने की और मैं कोशिश कर इसको रहे थोड़ा थे। फर्स्ट वेव का ही पार्ट मानूंगा, जैसे क्योंकि वेस्ट में तो ये फर्स्ट वेव की चीज थी ना कि हमें नौकरियां दो, जो कि हाँ। लगता है आपको कि पुरुषों की नौकरियां वो भी हम कर सकते हैं, हाँ हाँ है ना। तो ये मेरे को, मैं तो मतलब हिंदुस्तान में मैं तो देखता हूँ कि शायद एक्सटेंडेड फर्स्ट वेव हाँ, हो सकता बोलते है हैं यही है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल। तो सेकंड, तो जो ये थर्ड वेव आई वेस्ट में, वो उस जो फर्स्ट वेव के जो एक्सेसिस को एड्रेस कर रही थी, और उसमें जो मिसिंग चीज़ें थी, जैसे ऐसा हो गया था, एक क्रिटिसिज्म है फर्स्ट और सेकंड वेव का वहाँ पे कि आप लोगों ने ये सब बातें कर रहे हैं, सारी वाइट महिला की बातें कर रहे हैं, आप अश्वेत महिलाओं की तो बातें कर ही नहीं रहे हो। तो उनको भी इंक्लूड किया जाए इस डिस्कोर्स में, उनकी भी ज़्यादा बातें पे ध्यान आने लगा। तो ये 90s में एक मोर इंक्लूसिव मूवमेंट आप कह सकते हैं बन रहा था वहाँ पे, कि क्योंकि और धीरे धीरे जैसे सेक्सुअल असॉल्ट और उस प्रकार की चीज़ों पे भी और ज़्यादा बातें होने लगी थी। तो ये उस वेव का, थर्ड वेव का ये था कि redefining what feminism can mean a little bit, right? कि it doesn't have to be one formula, it can be more individualistic, कि सबका अपना एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इसमें, और स्पेक्ट्रम है, मतलब धीरे तुम कहीं पे भी हो सकते हो स्पेक्ट्रम में, उस टाइप का। तो ये था। और फिर हाँ, एक मुझे एक आई डोंट नो लोगों को इतना रेफरेंस समझ में आएगा कि नहीं, बट एक मूवी आई थी ये थर्ड वेव का मुझे समझाने के लिए, एक लीगली ब्लॉन्ड करके एक मूवी है, ठीक है, बहुत हल्की फुल्की मूवी है, शायद लड़कों ने नहीं देखी होंगी, बहुत लड़कियां ज़्यादा देखेंगी। हाँ, तो उस मूवी में ऐसा दिखाते हैं कि वो जो हीरोइन है वो बहुत ही गर्ली गर्ल है, मतलब वो एकदम ही शी इज़ वेयरिंग एवरीथिंग पिंक एंड ऑल, और फिर वो लॉयर बनती है, ठीक है, और वो जाके लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो शुरुआत में उसको लोग सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वो अपना काम करती रहती है एंड शी एंड्स अप डूइंग गुड वर्क, एंड फाइनली उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि अच्छा, मतलब कि अच्छी लॉयर है कि मतलब तो ये नहीं है कि मेरे को अच्छी लॉयर बनने के लिए लड़कों जैसा बनने की जरूरत है बेसिकली। हाँ, ये पॉइंट वो बना रही थी। तो ये आप बोल सकते हो कि थर्ड वेव का एक काइंड ऑफ डिफाइनिंग मूवमेंट था, राइट। तो उसके बाद जो अभी फोर्थ वेव वहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे अभी ज़्यादा इंटरसेक्शनलिटी वगैरह की बातें करने लगे, कि थर्ड वेव का ही एक्सटेंशन बोल सकते हैं, कि जिसमें ज़्यादा मतलब जो कि अगर ब्लैक महिला है तो वो रेसिज्म की वजह से भी उसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उसकी जेंडर की वजह से भी उसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा है या अलग है, तो उसके ज़्यादा बातें हो सकती है उस टाइप की। या तो जो ट्रांसजेंडर महिला हैं वो भी, क्या वो महिला है या नहीं है, क्या उनको सिमिलर राइट्स मिलना चाहिए, वो सब पे डिबेट अभी जारी है। भारत में भी इंटरसेक्शनलिटी पे अभी बात करने लगे हैं बहुत सारी विमेंस, और उसमें काफ़ी लड़ाई भी है ना, मतलब जैसे जेके राउलिंग आजकल काफ़ी विलन बन गई है क्योंकि उनको लगता है नहीं, तो उसमें भी अलग अलग व्यू पॉइंट हैं। हाँ, बहुत सारे व्यू पॉइंट है, और काफी एक्सट्रीम भी है, मतलब लोगों ने एकदम हैरी पॉटर पढ़ना कुछ लोगों ने बंद कर दिया है कि भाई उनके व्यूज ऐसे हैं तो हम कैसे उनको एक्सेप्ट कर लें, है ना। तो उनका मानना है कि एक बायोलॉजिकल औरत होती है, और लोगों का मानना है कि नहीं, ये मेरी चॉइस है कि मैं औरत हूँ या नहीं हूँ। हाँ, ये सब ये है, एक बेसिक क्रक्स जो है, तो ये भी ये, पर ये और ये काफी कुछ मुझे लगता है कि ये काफी अभी ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड की ये सब चीजें चल रही हैं, भरे पेट के दर्शन अलग अलग होते हैं और हर एक का अलग अलग लेवल का पेट भरा होता है। पर हिंदुस्तान में मुझे लगता है कभी कभी हमारा अभी भी फर्स्ट वेव कहीं, मतलब हम तो अभी उसी लेवल पर है सोसाइटी, और लेकिन हमारा एलीट कभी कभी जंप करता रहता है, एंड उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो लीडरशिप जो है, इन अ वे, इसी लीडरशिप तो एलीट से आती है कि ये भी सच्चाई है, ठीक है। तो मुझे लगता है लेकिन कि अगर आपकी लीडरशिप कंफ्यूज्ड है, आप अपने को, क्योंकि हमारी लीडरशिप की ग्लोबल एस्पिरेशन रहती है, उनको लगता है हम यूएस के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं ना, वो भी एक इक्वालिटी है, एक वो एस्पिरेशन है, और दूसरी रियलिटी है आपके समाज की। अब ये दोनों के बीच में कुछ त्रिशंकु वाली स्थिति मुझे लगता है हमारी तो सारी वेव्स एक साथ ही चल रही, क्योंकि हमारे देश में तो सारे तबके अलग अलग है ना,
हाँ। तो एक तबके की जो ट्राइबल महिला है उसको अभी भी एजुकेशन के लिए लड़ना पड़ रहा है, मतलब नॉट कि उसको शायद मिल भी जाएगा, लेकिन वो एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ उतनी होंगी कि नहीं होगी का सवाल है, उसकी बात सुनी जा रही कि नहीं। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान अभी आने लगा है बहुत, जैसे कि खबर लहरिया करके एक ग्रुप है जो सिर्फ अरे औरतें चला रही है। उनके साथ हमने एक पुलियाबाजी भी की है खबर लहरिया के साथ। हाँ मुझे याद आया, पर आई थिंक मैंने सुनी नहीं है, पर हाँ तो हाँ, तो बहुत अच्छा ग्रुप है, उनको मैं फॉलो जब से उनसे बात हुई थी तो करता हूँ। तो एकदम ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग करते हैं वो लोग, एकदम हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड में, मतलब तो बहुत बहुत तो बढ़िया काम करते हैं। मैं सुनूंगी और हम शेयर भी करेंगे इसके साथ इसका लिंक। हाँ, तो ये सारी महिलाओं की बातें भी थोड़ी और ध्यान, मतलब ये कॉन्शियसनेस तो अभी धीरे धीरे बनने लगी है कि हमें, क्योंकि ये जो अपर क्लास महिला है या अपर कास्ट महिला है जिनके प्रॉब्लम्स ये सारे सॉल्व हो चुके हैं इन तरीके से कि भाई उनके पास अभी काफ़ी चॉइस है हर चीज़ में, राइट। बट बहुत चीज़ें हैं इसमें भी, मतलब उनका भी ये लड़ाई अभी भी, घर वाली लड़ाई अभी शायद सॉर्ट नहीं हुई है। बिल्कुल। तो ये घर वाली लड़ाई चलती रहती है वहाँ पे भी कि भाई कि घर का अरीना सिर्फ मेरा नहीं है ना, वो बाकी का भी है। घर में जितने व्यक्ति रह रहे हैं सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। तो हमने थोड़ा घर के थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें कि हमने भारत में कभी इसको नकारा ही नहीं था ना, कि हम तो हमेशा मानते हैं कि घर का काम तो अच्छी, मतलब वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम खाना कोई हमें नहीं खिलाएगा तो हम कैसे, मतलब हमारा चलेगा। अगर औरतों को बाहर जाना है तो एक औरतों को बोलते हैं सुपर वुमेन हो भाई, तुम दोनों कर लोगी। हाँ, ये नहीं है कि बाकियों को हाथ बटाना है, तुम दोनों कर लो। हाँ, तो ये बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। हाँ, तो जो इवन प्रिविलेज महिलाओं पे भी ये बहुत प्रेशर क्रिएट करता है, और वो कोई सुपर वुमन नहीं है। तो कोई नहीं कर सकता है। तो अगर चांद तारे तोड़ने तो गरम रोटियां भूल जाओ, कोई बात नहीं। करेक्ट। तो लेकिन और थोड़ी जो हिंदुस्तान में पॉलिटिकल लड़ाई, लेकिन ख्याति मैं उसको पता नहीं फेमिनिज्म की दृष्टि से आप देखती हो कि कैसे वो ज्यादा विमेन रिजर्वेशन बिल एक मुद्दा सिर्फ बन के रह गया है ना। और विमेन रिजर्वेशन काफी लो लेवल उसमें तो काफी है पंचायतों में और इधर उधर, और वो हमको पता भी है किस तरह से चल रही है। कहीं बहुत जेन्युइन सक्सेस स्टोरीज हैं, पर अक्सर वो किसी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन की बहन भतीजी वगैरह जो है वही आगे आती हैं। तो एक तरीके की प्रॉक्सी आती हैं, लेकिन अच्छी सक्सेस स्टोरीज भी आती हैं। बिल्कुल। तो दोनों एग्जांपल्स हम देखते हैं। लेकिन आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की फर्स्ट वेव वाले जो एक्सप्लिसिटली रिजर्वेशन के खिलाफ थे, और अभी रिजर्वेशन एक अकेला मुद्दा बनकर रह गया है ऐसा दिखता है। तो ये आपको कैसा लगता है इस बारे में? हाँ, तो मैं अपना मन बना नहीं पा रही हूँ कि मैं कहूँगी कि रिजर्वेशन ही चाहिए मुझे। क्योंकि मैं अभी भी थोड़ा मतलब मैं सोचती हूँ कि आइडियल वर्ल्ड तो वही होना चाहिए ना कि खुद से हम आए, ठीक है। तो जैसे मुझे याद है पिछले कुछ टाइम पहले मैं जहाँ पे रह रही थी वहाँ एक महिला खड़ी हुई थी लोकल कॉर्पोरेट इलेक्शन में। तो मैंने उसको जाके थोड़ा हेल्प करने की कोशिश की थी। बहुत ज़्यादा मैं मदद नहीं कर पाई थी, पर मुझे लगा कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड वर्क में हमें, मतलब हम लोगों को ही शायद थोड़ा और इस पे दैट वुड बी, वो आइडियल ही रहेगा। लेकिन अभी हमारे 70 इयर्स में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है कि हमारी अभी 14% महिलाएं MPs, ठीक है, MP मतलब 14% MPs जो महिलाएं हैं, राइट, जो बहुत कम नंबर है। हमारे आसपास के देशों के कंपैरिजन में भी वो कम नंबर है। तो डेफिनेटली एक ये है। बट आई थिंक जैसे आपने बोला रिजर्वेशन एक शॉर्टकट तरीका हो जाएगा, और उसका नेगेटिव ये हो जाएगा कि फिर बात सिर्फ रिजर्वेशन पे ही आके दे दो और फिर खत्म करो। हाँ, वो शॉर्टकट भी है ना बेसिकली। जैसे मुझे लगता है हम जैसे बोलते हैं कि भाई आप लैगिंग इंडिकेटर देख रहे हो किसी चीज का कि लीडिंग इंडिकेटर। हाँ। तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो मुझे लगता है कि फाइनली वो एक लैगिंग वो हो रहा है, यानी कि अंदर कुछ अंडरलाइन सोसाइटी, हमारा समाज ठीक चीजें कर रहा है, तो इसलिए वो हो रहा है। हाँ। तो आप सिर्फ इंडिकेटर ठीक कर दो ऊपर से, वो तो लिपा पोती हो गई, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है। यानी अंदर से हकीकत तो नहीं बदली। अब मैं हमारा छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि भाई अब जैसे हमारी पुलियाबाजी की लिसनरशिप है, हाँ। ठीक है, वो हमको दिखता है 15 से 20% ही औरतें सुनती हैं। और हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम आदमियों से रिलेटेड ही करते हैं। हमारे गेस्ट में भी हम काफी, ऐसा नहीं कि हम कोई ज्यादा कोशिश करते हैं, बट हमारा काफी स्प्रेड है। हमारी गेस्ट महिलाएं भी होती हैं, आदमी भी होते हैं। तो वो हम करते हैं, और हमारे टॉपिक भी कोई इस तरीके के नहीं है जो कि ट्रेडिशनली, लेकिन ये एक हमारी सोसाइटी का शायद रियलिटी है। क्यों इन तरीकों की चीजों में महिलाओं की भागीदारी कम है, ये मुझे भी उसका जवाब नहीं पता।
पर असलियत कुछ इस तरह की लगती है हमारे समाज की कि महिलाओं की भागीदारी जिसको हम मेन स्ट्रीम बोलते हैं समाज में है ही कम। अब वो क्यों है? शायद इसीलिए क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो घर के कामकाज में ही उनको इतना बिजी कर दिया गया है, यंग एज में उनकी शादी कर दी जाती है या बच्चे हो जाते हैं, जो भी मतलब उनके पास में अपनी इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो ये नहीं कर पाती है। शायद मेरे को भी सारे कारण नहीं पता, या फिर उनके खुद के दिमाग में डाल दिया जाता है कि ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, है ना, ये तुमको थोड़ी करना है। हाँ, एक सोशल कंडीशनिंग की भी बात होती है ना कि जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आपको क्या रोल मॉडल मिलते हैं। एक तो कभी कभी रोल मॉडल तो हमें बाय चांस मिलते हैं, और कभी कभी हमें क्या कहानियाँ सुनाई जाती है कि तुम्हें बड़े होके क्या करना है। तो हमारे यहाँ पे मतलब ये मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझे भी मतलब मेरे घर में दादी नानी वगैरह क्या बोलती है, कितना भी पढ़ाई कर लेगी, रोटी तो बनानी ही पड़ेगी ना, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसे तो कुछ लोग उसको अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी और का अलग रिस्पॉन्स होता है। तो मेरा रिस्पॉन्स थोड़ा उस समय ये था कि ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगी तो तुम तो मुझे करके ही बता दिखाओ उस टाइप का। तो एनीवेज, तो अलग अलग लोगों के अलग रिस्पॉन्स होते हैं। तो जबरदस्ती बताया तो जला दूंगी। हाँ ये मेरा कहने का मतलब था कि मैं बना दूंगी, तुम मेरे भाई को ही बता दो तो हम दोनों कर देंगे। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि करना तो पड़ेगा किसी ना किसी को। हाँ, खाना खाना है, लेकिन यही क्यों कि तुम लड़की हो तो तुम कर दो। जैसे एक मेरे दोस्त हैं, वो एडवर्टाइजिंग में थे, तो उन्होंने एक एड ही इस तरह का बनाया था। कहते कि भाई जैसे बचपन में वो कहानियां, जैसे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल होते हैं ना, तो उसमें ऐसे था कि भाई लड़का है तो भाई राम स्कूल जाता है, सीता पानी लाती है, ठीक है, सीता तो हर उसमें जो है वो राम जो है वो घर के बाहर के काम कर रहा होता है, जो कि उस तरीके के, और उसमें वो फोटोग्राफ्स छोटे लड़के लड़कियों की है, पर काफी उसने अच्छे से दिखाया था कि बचपन से हम इसी तरीके के एग्जाम्पल्स ही दिखाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि यही करना है ना लड़की को तो, और लड़के को यही, और लड़कों को भी लगता है कि मुझे ये करना है। दोनों तो पे प्रेशर भी आता है, लड़कों पे प्रेशर भी आता है कि मुझे ये करना है, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारी इवन फाइनेंशियल लिटरेसी में भी बोलते हैं ना कि महिलाओं का इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्यों बहुत सारी महिलाएं कमाती भी है तो अपने पापा को बोल देती है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, क्यों ऐसा। तो उनको शायद उन्होंने देखा नहीं अपनी मदर्स को ये करते हुए, या तो इसलिए शायद उनको शुरुआत में ही वो पुश नहीं दिया गया है। बहुत सारी महिलाएं मैं जानती हूँ जो वो करती है, राइट, जिनको घरों में शायद सिखाया गया था। जैसे तो अगर आपके घर में कोई ऐसी महिला है जिसको आपने देखा है कि वो पैसा संभालती है, देखती है, तो आप नेचुरली वो चीज़ उसको समझोगे और वो करोगे। तो कुछ चीज़ों में लड़कियां इतना, जैसे मुझे हमेशा से लगता था कि मैं जब छोटी थी तो मुझे ना साइकिल रिपेयर शॉप वगैरह वाले भैया क्या करते ना, मुझे वो देखने का, मुझे जानना होता है कि रिपेयर कैसे कर रहा है, ठीक है। पर मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता था क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ और वहाँ पे वो तो भी मैं जाती थी मतलब काफ़ी बार, पर मुझे लगता था कि ऐसे थोड़ा वो बेचारे वो लोग भी थोड़े ऑकवर्ड फील करते थे मेरे खड़े होने से कि ये क्यों यहाँ खड़ी है, मतलब ये चली जाए टाइप का। तो इसकी वजह से मुझे लगता था कि शायद मैं लड़का होती तो मैं शायद और आसानी से उसके और चीज़ें पूछ पाती, उसके साथ दोस्ती करके और चीज़ें पता कर पाती थी, समझ पाती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ है जिससे मुझे वो पूरा समझ नहीं कर पा रहा है। फिर भी मेरे पापा मुझे कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करते थे, तो मुझे इंटरेस्ट था ये सब चीज़ों में। तो ऐसे भी सोशल चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से एक आपका इनिशियल इंटरेस्ट कहीं अलग डायरेक्शन में चला जाए और उसकी वजह से फिर उसी पे बिल्ड हो जाए। वी डोंट नो, मतलब आई एम श्योर उस पर बहुत सारा रिसर्च भी हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल। और हिंदुस्तान में तो जैसा हम तो अक्सर इतने एपिसोड में बोलते रहते हैं, हमारे लेवल की सोसाइटी में महिलाओं का इतना कम पार्टिसिपेशन कामकाज में और कहीं नहीं है दुनिया में। तो हिंदुस्तान बहुत यूनिक है। हम काफी खुश होते रहते हैं, आजकल हम अमीर हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसमें और कोई तरीका नहीं है कि हम अमीर समाज बनना चाहते हैं, पर अगर आपका आधा समाज काम ही नहीं कर रहा है इस टाइप से, तो आप अमीर नहीं हो सकते। हाँ, exactly। कोई तरीका ही नहीं है। कोई समाज दुनिया में तरक्की नहीं किया है जब तक महिलाओं ने काम नहीं किया है वहां पे। तो हमको भी ये सॉल्व करना है, पर हमने अभी तक नहीं किया है। और महिलाओं की वेजेस की भी चीज है, चाहे आप दहाड़ी ले लो, चाहे आप व्हाइट कॉलर वर्क में ले लो, उनकी सैलरीज में फर्क तो है ही।
तो वो दिखता है। आप खेतों में ही चले जाओ तो सीधा सीधा होता है, अरे ये आदमी है, इसकी 350 की दहाड़ी होगी, औरत है तो 200 की होगी, 250 की होगी, ठीक है। तो मतलब 30-40% का फर्क हो जाता है आदमी और औरत की डेली वेज में। मैं एकदम बेसिक वर्क की बात कर रहा हूँ। और सिंपल सी चीजें, जैसे एक हमने नोटिस किया है टेक्सटाइल वगैरह में काफी हम आजकल रोते रहते हैं हिंदुस्तान इतना अच्छा था, और हमारी ट्रेडिशनल ये खूबी रही है हिंदुस्तान की कि हम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर रहे हैं सदियों से दुनिया में, और अभी बाकी देश आगे निकल के जा रहे हैं। तो हमने कई बार देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग रात की शिफ्ट नहीं चला पाते, क्योंकि लड़कियां रात की शिफ्ट में काम करने नहीं आएंगी। हाँ। ठीक है, लेकिन अब आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं जो कि बांग्लादेश में 2 शिफ्ट चल रही है, वियतनाम में 2 शिफ्ट चल रही है, हिंदुस्तान में सिंगल शिफ्ट चल रही है, तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? फिर आप बोलते हैं अरे हम कॉम्पिटिटिव नहीं है ऐसे कंट्री, क्या हो रहा है, सड़कें अच्छी नहीं, कितनी भी अच्छी सड़कें बना लो, लेकिन अगर सेम ही चीज है, अगर आपके एसेट्स का यूटिलाइजेशन 50% है बाकी लोगों से, तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते। और 50% हमारा तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो अभी 20% से कम चला गया है। बिल्कुल, विमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बीच में कम हुआ, बीच में और कम हुआ, मतलब बढ़ने की जगह। तो हिंदुस्तान में एक अलग चीज है कि, और उसके भी कारण काफी लोग देख रहे हैं, पर मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। हमने एक पूरा एपिसोड भी किया था इस पे, पर मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि भाई ये कैसे हो रहा है कि जब जैसे जैसे हिंदुस्तान थोड़ा अमीर होता है, औरतें काम करना बंद कर देती हैं। क्योंकि वो, मुझे ऐसा, मतलब ये तो हम ऐसे बोल नहीं सकते। तो मुझे लगता है हमारा पुरुषों का भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन काफी कम है, मतलब 45% ऐसा कुछ है हमारा। नहीं सॉरी आई मे बी रॉन्ग, सॉरी ओवरऑल कम है, इसलिए एवरेज टोटल 45 के चला ऊपर चला जाता है। हाँ ठीक है। और तो आदमियों का अच्छा ही रहता है, लेकिन औरतों का स्पेसिफिकली कम हुआ है जैसे जैसे हम अमीर हुए हैं। तो एक शायद क्योंकि हम देखते हैं कि निचले तबके में औरतें, महिलाएं ज्यादा काम करती हैं हिंदुस्तान में, लेकिन एक शायद जो हिंदुस्तान का एस्पिरेशन है कि अगर हम अमीर हैं तो शायद हम घर पे बैठ सकते हैं। हाँ, और मतलब मर्दों को भी लगता है कि अरे मेरी वाइफ, अगर अब मैं सपोर्ट कर पा रहा हूँ तो क्यों काम करे। बिल्कुल, अगर जरूरत है तो करे। जरूरत है तो करे। पर ये एक शायद अमीरी का वो है कि भाई अगर हम अमीर हैं तो फिर हम अफोर्ड कर सकते हैं कि काम ना करें, है ना। तो ये एक मेरे ख्याल से, और ये तो एक सोशल सिग्नलिंग है, और कैसा लोग चाहते हैं हम अपनी सोसाइटी बनाना। और मुझे लगता है ठीक है, ये चॉइस ही है, मतलब अगर लोग ऐसा चाहते हैं तो ऐसा होगा, पर हमको उसके कॉन्सिक्वेंसेस से फिर बच नहीं सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो ओवरऑल सोसाइटी की हमारी जो रिचनेस है वो कम होगी। शायद हम ऐसी सोसाइटी बनना चाहते हैं, पर ये हमको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि यार हम औरतों के पास रियल चॉइस तब तक नहीं हो सकती ना जब तक वो खुद इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ना हो। वो थोड़ा है, मतलब वेदर कोई इस बात को, मतलब सच्चाई है ना, रियलिटी है, जिसके पास पैसा होता है वो डिक्टेट करता है। हाँ, तो ये सच्चाई है दुनियादारी की। तो अगर आपको अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर एटलीस्ट अपने आप को सपोर्ट करने जितना, आई थिंक वो शायद एस्पिरेशन हम अपनी हर बच्चों, मतलब हम सब लोगों को वो देनी चाहिए कि हर लड़की को हमें एस्पिरेशन वो देनी चाहिए कि भाई वो इंडिपेंडेंट रहे, फिर उसके बाद उसको जो करना है वो करे, पर वो बहुत ज़रूरी है। और शायद हम लड़कों को भी ये समझाएं कि भाई तुम्हारा भी ये काम है कि तुम अपने हिसाब से अपना ख्याल तो खुद रख लो, तुम्हें ऐसे ही रुमाल लेकर आओ अपनी बीवी को, ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे। तो वो अपनी ट्रेनिंग, मतलब पूरे टाइम बच्चे बन के नहीं रह सकते पूरे। हाँ, लड़कों, हाँ वही तो, वो अच्छी बात है, मतलब सब लोग इंडिपेंडेंट रहे अपने हिसाब से, दोनों तरीके से। ये ठीक, तो ये बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा ख्याति, मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है हमारे सुनने वाले जो हैं उनको भी कुछ सुनने को मिला, कुछ सोचने को मिला। आप बताइए, और वेस्ट को छोड़ देते हैं, हमारी अपनी समस्याएं हैं। बताइए हिंदुस्तान में आप फेमिनिज्म को कैसा देखना चाहते हैं, कैसा आपको दिखता है, और किस तरीके के स्टेट पर हम हैं, किस तरीके की लीडरशिप होनी चाहिए फेमिनिज्म में। प्लीज हमारे सुनने वालों में अगर लड़कियां तो जरूर हमको लिखें। मेरे को बहुत शिकायत है कि बहुत कम लड़कियां लिखती हैं हमको। हमारे पास में काफी लोग हमको लिखते हैं, लेकिन क्योंकि शायद सुनने का अनुपात भी कम है और लिखने का अनुपात उससे भी ज्यादा कम है। तो प्लीज लिखिए, बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। शुक्रिया ख्याति। थैंक यू, शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए।
और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।